हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ एनटी अभ्यास ऐप में जो जेईई मेन के पेपर्स दे रखे हैं, जो जेईई मेन के मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, उसका टेस्ट नंबर 2 का मैथ्स वाला पोर्शन मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। और इस टेस्ट नंबर 2 का जो पीडीएफ फाइल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड सभी प्रॉब्लम्स की आप प्रैक्टिस करिए, और जिन प्रॉब्लम्स को लगता है कि आपको सॉल्यूशंस देखना चाहिए, देन आप सीधा आप सॉल्यूशंस चेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो टेस्ट नंबर 2 का हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या रखा है, लेट z1 एंड z2 बी द nth रूट ऑफ यूनिटी। ये क्या nth रूट ऑफ यूनिटी है, विच आर एंड ऑफ ए लाइन सेगमेंट, जो एक लाइन सेगमेंट के एंड है, दैट सबटेंड ए राइट एंगल एट ओरिजिन, जो ओरिजिन पे क्या कर रहे हैं 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहे हैं। तो एंड मस्ट बी ऑफ द फॉर्म, एंड किस फॉर्म का होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, nth रूट ऑफ यूनिटी को लेकर के आपको कुछ पॉइंट्स मालूम होना चाहिए। जितने भी nth रूट ऑफ यूनिटी आते हैं, मान लो ये nth रूट ऑफ यूनिटी होंगे, वो सभी के सभी क्या करते हैं, एक सर्कल पर लाई करते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखिए। और जितने भी nth रूट ऑफ यूनिटी होते हैं, सभी आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक रेगुलर पॉलीगन फॉर्म करते हैं। ठीक है, और रेगुलर पॉलीगन को लेकर के एक पॉइंट मुझे पता है कि जो क्या करते हैं, सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कराएंगे, 2π/n एंगल सबटेंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको कुछ पॉइंट्स आपको सीखने को मिलेंगे। फर्स्ट पॉइंट, जितने भी nth रूट ऑफ यूनिटी होंगे सभी सर्कल पे लाई करेंगे। सेकेंड पॉइंट, दे फॉर्म ए रेगुलर पॉलीगन, वो एक रेगुलर पॉलीगन फॉर्म करते हैं। और थर्ड पॉइंट, जो रेगुलर पॉलीगन की प्रॉपर्टी होती है, कोई साइड जो होगा वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है, 2π/n एंगल सबटेंड करता है। ठीक है, नाउ प्रॉब्लम को अब सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, z1 z2 nth रूट ऑफ यूनिटी है, तो हमने देखिए पहले तो एक आर्गेंट प्लेन बना लेते हैं। ठीक है, ये आर्गेंट प्लेन आ गया। मान लो कि यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने z1 ले लिया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक z2 ले लिया, और आपको मालूम है कि आर्गेंट प्लेन में दे रिप्रेजेंट ए पॉइंट, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये दोनों जो nth रूट ऑफ यूनिटी है, ये दोनों कहाँ लाई करेंगे, एक सर्कल पर लाई कर रहे होंगे। ठीक है, आपने कुछ ये बना दिया। अब हमें पूछा हुआ है कि जो nth रूट ऑफ यूनिटी में जो n है वो किस फॉर्म का होगा। ठीक है, इसका हमें पता लगाना है। अब बात है कि z1 z2 एनी टू nth रूट ऑफ यूनिटी है, तो हमें ये नहीं मालूम कि बीच में कितने सारे रूट्स और हैं। मान लो कुछ और रूट्स और आए होंगे, मान लो हमने कुछ मान लिया, एक z डैश मान लेते हैं, एक और मान लेते हैं z डबल डैश, एक और मान लेते हैं z ट्रिपल डैश करके। ठीक है, एक हमने ले लिया n डॉट डॉट करके z k मान लेते हैं। ठीक है, ये इसके बीच में क्या आ गए, nth रूट ऑफ यूनिटी और भी आ रहे थे। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब आपको मालूम है कि ये सभी जब आपस में मिलेंगे तो एक रेगुलर पॉलीगन फॉर्म करेंगे, और रेगुलर पॉलीगन फॉर्म करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो एंगल आएगा, ये एंगल कितना होगा, 2π/n एंगल होगा। ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया हुआ था। अच्छा, इस पॉइंट को समझ लो कि यहां से लेके यहां तक z1 से z2 तक जो एंगल आ रहा है, कितना एंगल आ रहा है, π/2 एंगल आ रहा है। तो z1 z2 जो लाइन सेगमेंट है, कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, π/2 एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक, अब प्रॉब्लम को समझो कि ये जो साइड होगा ये भी कितना एंगल सबटेंड कराएगा, 2π/n एंगल सबटेंड कराएगा। ये एंगल भी कितना सबटेंड करेगा, ये साइड लेंथ पे 2π/n एंगल सबटेंड करेगा। और सभी एंगल का सम कितना आ रहा होगा, डॉट डॉट जब चलते जाओगे तो सबका सम आएगा π/2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 2π/n प्लस 2π/n प्लस 2π/n, ऐसा चलते जाओगे डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला एंगल भी जो होगा वो कितना होगा, 2π/n होगा। इस सभी एंगल का सम कितना आ रहा होगा, π/2 आ रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा बात ये आती है कि अभी कितने सारे टर्म्स आ रहे होंगे हमारे पास में। इसको पहले समझो। मान लो कि z1 और z2 यहाँ पर है, इसके बीच में मैंने z डैश लिया, z डबल डैश लिया और z ट्रिपल डैश लिया। अगर तीन ही nth रूट ऑफ यूनिटी लेता हूँ, तो इस लाइन सेगमेंट को कितने पोर्शन में डिवाइड कर दिया इसने, 1 2 3 4 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अभी मैंने k लिया हुआ है, तो ये कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, k+1 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितने सारे टर्म्स लिखी हुई है, k+1 टर्म्स लिखी हुई है। मीन्स अगर आप सबका सम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, k+1 इंटू ये कितना आ जाएगा, 2π/n, और दैट इक्वल्स टू कितना आ गया, π/2 आ जाएगा। ठीक है ना, उसको सिंप्लीफाई करते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, n इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 इंटू k+1 आ गया। ठीक है, k+1 भी अपने आप में कोई एक इंटीजर होगा, लेट मान लेते हैं कि k डैश मान लिया। ठीक है, तो n क्या आ गया, 4 का एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, तो क्या आ गया, n क्या है, 4 का एक इंटीग्रल मल्टीपल है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको भी प्रॉब्लम क्लियर है। अच्छा प्रॉब्लम था, और ये प्रॉब्लम क्या बहुत पहले भी आईआईटी में आ चुका है ना, मतलब बहुत पुराना प्रॉब्लम है, बुक्स में आपको नॉर्मली देखने को मिल जाएगा ना। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है,
इन जीरो टू टू पाई, जीरो से लेके टू पाई में टोटल नंबर ऑफ पॉइंट वेयर एफ एक्स, एक फंक्शन एफ एक्स रखा है, मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स कॉमा वन माइनस कॉस एक्स इज नॉट डिफरेंशियबल, कि ये जो फंक्शन एफ एक्स है किन पॉइंट पर नॉट डिफरेंशियबल होगा। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा पॉइंट मैं आपको देता हूँ, इस मैक्सिमम का मीनिंग क्या होता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम ऑफ 2,3 क्या होगा, 2 और 3 में मैक्सिमम कौन सा होगा, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो 3 होगा। मान लो आपसे पूछा जाए अगर मिनिमम ऑफ 2,3 कितना आएगा, तो आप बता सकते हो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर के केस में आपने डायरेक्ट ऐसे निकाल दिया। मान लो अगर आपको ग्राफ फंक्शंस दे दिया जाए, वेरिएबल दे दिए जाए, जैसे मैंने आपको दे दिया मैक्सिमम ऑफ एक्स कोमा एक्स स्क्वायर, इसका मैक्सिमम बताइए। तो इसको जब सॉल्व करते हो तो इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है बाई ग्राफ सॉल्व करा करो। कैसे? बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये हो जाएगा। ठीक है, बाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा होगा, ये ओरिजिन से पास कर रहा है ना। ठीक है, अब मुझे करना है इन दोनों का मैक्सिमम निकालना है। इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा वो क्या आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, एंटायर एक्सिस पे चेक करोगे आप, इन दोनों का जब मैक्सिमम निकालोगे तो वो कुछ ऐसे आ जाएगा, इन दोनों का जब मैक्सिमम निकालेंगे तो कुछ ऐसे आ जाएगा। मतलब फाइनली जो ग्राफ आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, ऐसे एक्स स्क्वायर का एक शेप तो ये आ गया, फिर एक स्ट्रेट लाइन आ गया और कुछ ऐसे आ रहा है। ठीक, इस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं कभी भी अगर इस तरह का टर्म लिखा हुआ है तो। अच्छा, अब बात पूछी उसने नॉन डिफरेंशियबिलिटी की। ठीक है, तो नॉन डिफरेंशियबल के लिए भी हम समझते हैं कहां पर फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एफ एक्स को ड्रॉ करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है, साइन एक्स मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स कॉमा वन माइनस कॉस एक्स। ना तीनों का डायग्राम बहुत ही अच्छे से ड्रॉ करते हैं। तो पहला काम तो हमने किया कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। साइन एक्स के डायग्राम में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, जीरो से लेकर 2 पाई में ये साइन एक्स का डायग्राम आ गया। ये वाला पॉइंट पाई हो जाएगा, ये वाला पॉइंट पाई बाई 2 और ये पॉइंट अपना कितना आ गया 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है ना, मुझे कॉस एक्स का डायग्राम ड्रॉ करना है। तो कॉस एक्स का डायग्राम भी मैं आसानी से ड्रॉ कर सकता हूँ। पाई बाई 2 पे 0 होगा। ठीक है, पाई पर वैल्यू -1 होगी, 3 पाई बाई 2 पे 0 होगा, 2 पाई पे वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब मुझे करना क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स का डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स का डायग्राम, इसको आप समझ लो स्टूडेंट कैसे ड्रॉ करोगे। ऑब्वियसली पहले आप कॉस एक्स का डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो कॉस एक्स का डायग्राम का माइनस कॉस एक्स हमने लिखा, तो माइनस कॉस एक्स कुछ ऐसे चला जाएगा। ठीक है, और इस वाले पोर्शन को माइनस कॉस एक्स का डायग्राम कुछ ऐसे आ गया। अब करना क्या है, y इक्वल टू 1 की लाइन पे इसको शिफ्ट कर देना है। तो y इक्वल टू 1 की लाइन ही आ गई। अब y इक्वल टू 1 की लाइन पे जब शिफ्ट कराएंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स का डायग्राम कुछ इस तरह का आ रहा होगा ना, ये शेप आएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्ली ड्रॉ करते हैं। आप चाहो तो कुछ पॉइंट्स की हेल्प भी ले सकते हैं। जैसे मान लो इसमें एक्स इक्वल टू मैंने 0 पुट किया, तो cos 0 कितना हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 कितना आ गया 0 आ गया। तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, y इक्वल टू 1 की लाइन ले लेते हैं। पाई बाई 2 पे कितना होगा, पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो डायग्राम कुछ ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, पाई पे वैल्यू कितना आएगा, ये -1 होगा, तो -1 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो मैक्सिमम 2 तक जाएगा। ठीक है, 3 पाई बाई 2 पे इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो cos 3 पाई बाई 2 0 हो जाएगा, मतलब अगेन 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई पे वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आएगा, तो 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इस रफ डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया। स्टूडेंट, अब मुझे ड्रॉ करना है इन तीनों का मैक्सिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम तो देखो आप इन तीनों में मैक्सिमम देखो, इन तीनों में ये मैक्सिमम आया, इसको मैंने डार्क कर दिया। इन तीनों में मैक्सिमम देखेंगे तो ये वाला पार्ट मैक्सिमम आया। ठीक है ना, इन तीनों में जब आप मैक्सिमम देखोगे तो ये वाला पोर्शन मैक्सिमम आया। ठीक है, इसको हमने डार्क कर दिया ना, इसको इन तीनों में जब मैक्सिमम देखेंगे तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, तो ये तो हमारे पास इसका ग्राफ आ गया। अब बात करते हैं हम डिफरेंशियबिलिटी की। तो डियर स्टूडेंट, हमें मालूम होता है बाई ग्राफ कि फंक्शन कहां पर डिफरेंशियल होता है, कहां पर नॉन डिफरेंशियल होता है। बाई ग्राफ हम ये कह सकते हैं कि जहां पर कर्व में शार्प पॉइंट आते हैं, शार्प कॉर्नर आते हैं, जैसे एक शार्प कॉर्नर यहाँ पर आ रहा है, तो उन पॉइंट पे फंक्शन कैसा होगा, नॉन डिफरेंशियल होगा। या जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, मान लो ऐसा कुछ आया, मान लो फंक्शन ब्रेक हो गया, तो फंक्शन इस पॉइंट पे भी नॉन डिफरेंशियल होगा और इस पॉइंट पर भी कैसा आएगा, नॉन डिफरेंशियल आएगा। ठीक है, ब्रेक तो कहीं नहीं हो रहा, बस शार्प कॉर्नर्स आ रहे हैं। एक शार्प कॉर्नर यहाँ पर आया, एक शार्प कॉर्नर यहाँ आ रहा है और एक शार्प कॉर्नर यहाँ पर आया, मतलब 3 पॉइंट्स पर शार्प कॉर्नर आ रहा है। तो इन तीनों पॉइंट में फंक्शन कैसा रहेगा, नॉन डिफरेंशियबल रहेगा। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया, तो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी कितने आ गए, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी आ जाएगा 3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, अगला प्रॉब्लम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है,
द इंटीग्रल x इंटू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। ठीक स्टूडेंट, अच्छा पहले तो आप इस वाली टर्म को समझिए कि ये इस टर्म का तो आपको एक फॉर्मूला होता है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, और ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या रहता है? 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू आता है cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। और ये कब आता है? जब x पॉजिटिव हो। अगला फॉर्मूला आता है माइनस ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये कब आता है? जब x कैसा होगा? नेगेटिव रहेगा। इक्वल टू 0 आप कहीं पे भी लगा दो, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, और क्वेश्चन में दे रखा है x कैसा है? ग्रेटर देन 0 है। मतलब इसका मीनिंग है अगर x लेस देन 0 होता तो फिर हम यहां से लिखते हैं ना, x ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या करेंगे? cos इनवर्स ऑफ x का जो वैल्यू है किसके इक्वल आ जाएगा? 2 tan इनवर्स x के इक्वल आएगा। मतलब जो इंटीग्रेशन है i इक्वल टू कितना आ गया? x, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 tan इनवर्स ऑफ x dx। नाउ अब इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट करना रहेगा तो डिफरेंस इनवर्स फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो इसको आप इंटीग्रेट कैसे कराओगे? इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स की हेल्प से आप सॉल्व कराओगे, ठीक है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, इसकी हेल्प से आप सॉल्व कराओगे। तो 2 को तो मैंने बाहर ले लिया, ठीक। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स की जब हेल्प से सॉल्व कराएंगे तो tan इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन मानोगे और x को सेकंड, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट फंक्शंस मानते हैं और जो अलजेब्रिक फंक्शंस है उसको हम सेकंड फंक्शन अज्यूम करते हैं बाय यूजिंग थ्योरी आइलेट। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करना है बाय यूजिंग बाई पार्ट्स। तो आप क्या कराओगे? 2 को तो बाहर ही रहेगा। बाई पार्ट्स तो करते क्या है? हम पहले फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकालते हैं, tan इनवर्स x को हमने बाहर निकाला। सेकंड फंक्शन को आप इंटीग्रेट कराओगे, कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। फिर माइनस साइन जिसको आपने बाहर निकाला है उसको आप डिफरेंशिएट करोगे, इसका डिफरेंशिएट कितना आ जाएगा? tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जो इंटीग्रेशन यहाँ आया था उसको आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे एक्स स्क्वायर बाई 2 और ओवरऑल को फिर से इंटीग्रेट कर दोगे। क्लियर? तो यहाँ तक तो ये आ गया ना। उसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर तो आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना। उसको इंटीग्रेट करना है तो एक काम करते हैं 1 ऐड कर देते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ आ गया tan इनवर्स x माइनस, अब आप जिसको अलग अलग कराओगे यहाँ तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये टर्म बन जाएगा dx, कुछ ऐसा आ जाएगा। नाउ आगे क्या करोगे आप? एक्स स्क्वायर को आपने ये तो मैंने एज इट इज लिख दिया, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो dx का इंटीग्रेशन तो x आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। और सिंप्लीफाई कराओगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x यहाँ से आ गया, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस का tan इनवर्स x आ जाएगा और माइनस x यहाँ पर ये आ गया। मतलब ये अपना फाइनल आंसर रहा। अब आप ऑप्शंस को जब आप चेक करोगे तो ऑप्शंस को देखते हैं और इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी भी यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो देखो ऑप्शंस यहाँ पर देखो, ऑप्शन डी जो दे रखा है माइनस एक्स यहाँ दे रखा है, ठीक है। tan इनवर्स x आप जब कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर स्टूडेंट? आई होप आपको भी प्रॉब्लम क्लियर है, ठीक है। तो अगली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है? कोफिशिएंट ऑफ x पावर n पूछा हुआ इन दिस पॉलिनोमियल। तो x पावर n का जो कोफिशिएंट है वो क्या आने वाला है, ठीक है स्टूडेंट। क्या दे रखा है? x इंटू 2n प्लस 1 c नॉट, x प्लस 2n प्लस 1 c1 डॉट डॉट, जब आप चलते जाओगे और यहाँ क्या बन रहा है? x प्लस 2n प्लस 1 cn, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट आपसे पूछा हुआ कोफिशिएंट ऑफ x पावर n। अच्छा, इसको लेकर के एक थ्योरी रहता है, उस थ्योरी को हमेशा आप याद रखिए कि जैसे मान लो कि हमारे पास कभी भी ऐसे टर्म्स लिखा हुआ x माइनस a, x माइनस a1, x माइनस a2, x माइनस ऑफ a3 डॉट डॉट x पावर ऑफ an, x माइनस ऑफ an, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। जब इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो हमारे पास क्या बने? x पावर n का एक टर्म आ रहा होगा, ठीक है। x इंटू x पावर n आ गया, फिर x पावर n माइनस 1 का एक टर्म आएगा और यहाँ पे टर्म्स कितने आ रहे हो? a1 प्लस a2 प्लस ऐसे कुछ आ रहा होगा।
मीन्स आपको ध्यान क्या रखना है, जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो जो हायर डिग्री है वो एक्स पावर एन बनेगा, और हायर डिग्री से मुझे एक कम का मुझे कोफिशिएंट लिखना है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन माइनस वन आपको लिखना है। तो कितना आता है, माइनस टाइम्स ऑफ सम ऑफ रूट आएगा, सम ऑफ रूट, मतलब इस पॉलिनोमियल को जब आप इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो इसके रूट क्या आ जाएंगे, a1 a2 a3, ये सब इसके रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हायर डिग्री से मुझे एक कम डिग्री का अगर मुझे कोफिशिएंट निकालना है, कितना आता है, माइनस टाइम्स ऑफ सम ऑफ रूट आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सेम प्रॉब्लम यहाँ पे दे रखा है, कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर है आपको। अब देखो यहाँ पे जीरो से लेकर के आपको एन तक जा रहे हैं। ठीक है, तो एन प्लस वन ब्रैकेट्स है, जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो जो हायर पावर है वो कितना आ रहा है, एक्स पावर एन प्लस वन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या आएगा, एक्स पावर एन आएगा, एक कम ये आया। अब मुझे इसका कोफिशिएंट लिखना है एक्स पावर ऑफ एन का, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ आएगा सम ऑफ रूट आ जाएगा। ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ सम ऑफ रूट जब आप लिखोगे तो ये बनेगा 2n प्लस वन सी नोट। ठीक है, इसके जब रूट्स निकालोगे तो सबको आप इक्वल टू जीरो पुट कराओगे, तो यहां से आ जाएगा माइनस एक रूट ये आएगा, दूसरा रूट कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 2n प्लस वन सी वन, सबका जब सम करोगे तो फाइनली माइनस साइन आ जाएगा ना, माइनस ऑफ 2n प्लस वन सी एन, ये आया, मतलब पहला रूट आया माइनस वाला, फिर दूसरा रूट भी माइनस का आया, जब प्लस करेंगे तो सबको माइनस में हो जाएगा, तो माइनस साइन तो यहाँ से कॉमन आ गया, माइनस माइनस प्लस वन गया, तो ये बन जाएगा 2n प्लस वन सी नोट। ठीक है, 2n प्लस वन सी वन, 2n प्लस वन सी टू और डॉट डॉट 2n प्लस वन सी एन। क्लियर स्टूडेंट, तो ये आ गया। अब फाइनली क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन आ रहा है। अब ये क्या लिखा हुआ है, एक बाइनोमियल सीरीज लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस बाइनोमियल सीरीज का आपको सम निकालना है, इसका भी आप एक तरीका समझ लो। लेट इसका सम मुझे फाइंड आउट करना है एस। अच्छा, एक और पॉइंट समझो, जीरो से स्टार्ट हो रहा है एन तक जा रहा है, मतलब एक आधी सीरीज लिखी हुई है। ठीक है, इनकम्प्लीट मतलब हाफ सीरीज लिखा हुआ है। तो आपको सीरीज का, इस तरह की सीरीज का सम निकालना होता है तो हम करते क्या है, इसी सीरीज को मैं फिर से लिखूंगा, और कैसे लिखेंगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प लेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा, 2n प्लस वन सी, 2n प्लस वन हो जाएगा ना। इस वाले पार्ट को मैं कितना लिख सकता हूँ, 2n प्लस वन सी, 2n यहाँ लिख सकते हैं, डॉट डॉट जब चलते जाओगे तो लास्ट वाले पोर्शन से कितना आ जाएगा, 2n प्लस वन सी एन प्लस वन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने ये किया, दोनों का सम निकालते हैं। इन दोनों को जब आप ऐड कराओगे तो बन जाएगा 2s, और इस सीरीज को जब ऐड करोगे, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 अप टू n गए, फिर n प्लस वन, n प्लस टू, अप टू 2n प्लस वन तक आया, मतलब जीरो से स्टार्ट होकर फुल तक जा रहे हैं। इस सीरीज का जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 पावर n आएगा। n का मतलब क्या हुआ, 2n प्लस वन। ठीक, ये आ गया, तो 2s इज इक्वल टू ये आ गया। मुझे क्या करना है, s फाइंड आउट करना है, तो s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 पावर 2n आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट एक अच्छा प्रॉब्लम है, इसको अच्छे ढंग से आप ट्राई करना। क्लियर, आई होप आपको अब ये प्रॉब्लम क्लियर है, और कोई दिक्कत भी तो सॉल्यूशन को एक दो बार और देखो, आपको क्लियर हो जाएगा ना, क्या कंसेप्ट मैंने यहाँ पर बताए हुए हैं ना। अगला प्रॉब्लम समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, द मीन ऑफ ए डेटा सेट कंपेरिजिंग ऑफ 16 ऑब्जर्वेशन इज 16। ठीक है, हमारे पास में क्या है, 16 ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं, उनका जो मीन है वो कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। ठीक है, इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वैल्यू 16 इज डिलीटेड, मतलब एक ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है, 16 था, उसको हमने डिलीट कर दिया। नाउ 3 न्यू ऑब्जर्वेशन वैल्यू 3 4 5 आर एडेड टू द डेटा, मतलब 3 नए ऑब्जर्वेशंस को ऐड किया गया है। ठीक है, देन द मीन ऑफ द रिजल्टेंट डेटा, तो जो रिजल्टेंट डेटा होगा उसका आपको मीन फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट, एक बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम दे रखा है। ऑब्जर्वेशन क्या दे रखे हैं, x1 x2 x3 डॉट डॉट 16 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, मान लिया हमने ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 मान लिया, और सबका जब आप मीन निकालोगे तो सबका मीन कितना आएगा, x1 x2 x3 अप टू x16 अपॉन में 16 ये आ जाएगा, और सबका मीन कितना दे रखा है, 16 यहाँ पर दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें करना क्या है, अब यहाँ से मैं एक बात ये बोल सकता हूँ, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट अप टू x16 तक अगर मैं लिखता हूँ तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 इंटू 16 आ जाएगा। ठीक है, और 16 इंटू 16 जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 256 आ गया। ठीक है, और सभी ऑब्जर्वेशन का सम कितना आ रहा है, 256 आ गया। अब उसने बोला है कि इन ऑब्जर्वेशन में से एक ऑब्जर्वेशन क्या था, 16 था। ठीक है, 16 था, उसको मैंने वहां से डिलीट कर दिया, तो बचे हुए जो ऑब्जर्वेशन है, अब 15 ऑब्जर्वेशन बचे। मान लेते हैं x16 का वैल्यू कितना था, 16 ही है। ठीक है, तो 15 ऑब्जर्वेशन यहाँ पर बचे,
इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 256 माइनस 16। अब ये कितना आ गया 240 यहाँ पर आ गया। तो बाकी जो रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन थे उन सबका सम कितना आ रहा है 240 आ गया। अब वो ये कहना चाह रहा है कि इन ऑब्जर्वेशन में मैंने क्या किया 3 को ऐड किया है, 4 को ऐड किया है और 5 को ऐड किया है। ठीक है, इन सबका जो मीन है वो मुझे फाइंड आउट करना है। मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट x15 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 18। ठीक है, 15 टर्म्स से हो गए, 3 टर्म्स यहाँ पर आ गए। इन सभी का मुझे मीन निकालना है। तो ये मीन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मीन, है ना। और यहाँ से लेके यहाँ तक का सम तो कितना दे रखा है 240 दे रखा है। तो ठीक है, ये सम तो आ गया 240। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना लिखा हुआ है 12 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, 12 यहाँ पर आ गया, कितना है 5 और 9 इतना आ गया ना। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई कराओगे तो 240 प्लस 12 जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 252 आ गया। ठीक है, तो 252 तो यहाँ पर आ जाएगा, अपॉन में कितना आ गया 18 आ गया। अब 252 को आप 18 से डिवाइड कराओगे तो कितना आ जाएगा ये 14 आ जाएगा। ठीक है, तो जो रिमेनिंग इनका जो मीन है वो कितना आएगा 14 आएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर ना। अगला प्रॉब्लम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर पैरेलल इंक्लाइंड, है ना। अच्छा, अगर मान लो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ, अगर ये परपेंडिकुलर लाइंस को रिप्रेजेंट करता तो a प्लस बी का वैल्यू कितना आता है 0 आता है। ठीक है, यहाँ से a प्लस बी का वैल्यू कितना आ रहा है 4 आ रहा है। मतलब परपेंडिकुलर लाइंस तो है ही नहीं, पैरेलल। अगर पैरेलल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो जो अपने सेकंड डिग्री टर्म्स है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहिए। ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है कि नहीं बना रहा है। इसको मैं लिख सकता हूँ x, इस वाले पार्ट को मैंने लिखा √3y, इसका आपने होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, बेसिकली ये कितना जाएगा 2√3xy आ जाएगा। मैं सेकंड डिग्री टर्म से हो गया परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है इट रिप्रेजेंट 2 पैरेलल लाइंस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर स्टूडेंट। नाउ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या देता है, एट प्रेजेंट ए फर्म इज मैन्युफैक्चरिंग 2000 आइटम, it is estimated that rate of change of production P with respect to additional number of worker X, X क्या है हमारे पास additional number of worker है, is given by। ठीक है, तो हमारे पास में जो additional number of workers जो दे रखे हैं ना, rate of change of production कितना दे रखा है dP अपॉन dx इज इक्वल टू कितना है 100 माइनस 12√x कितना दे रखा है। If the firm employed 25 more workers, अगर 25 more workers आ जाए तो न्यू लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आइटम एच तो क्या रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पी हमारे पास प्रोडक्शन हो गया, एक्स हमारे पास क्या हुआ एडिशनल वर्कर्स है, एक्स ध्यान रखना एक्स क्या एडिशनल वर्कर्स। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। डीपी इसको मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस ऑफ 12√x इनटू में कितना आ गया dx आ गया। इसको जब इंटीग्रेट कराओगे ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक, हमसे पूछा हुआ है कि अगर मान लो 25 वर्कर्स अगर ज्यादा हो जाते हैं तो इन दैट केस न्यू लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या रहेगा। मतलब इनिशियली जो एडिशनल वर्कर्स है वो 0 है, तब तो प्रोडक्शन कितना आ रहा था 2000 आ रहा था। मतलब एडिशनल वर्कर्स के बारे में बात करें, और जब एडिशनल वर्कर्स मान लो आपके पास 25 हो गए, ठीक है, इन दैट केस प्रोडक्शन कितना रहेगा। ठीक है, मान लेते हैं पी है। ठीक है, तो इसको आप इंटीग्रेट कराओगे तो इस पीपी का इंटीग्रेशन तो पी हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000 पी यहाँ पे लिखा हमने, और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 100x माइनस ऑफ 12 यहाँ पर आएगा √x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x पावर 3/2 अपॉन में आ जाएगा 3/2 और लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर के 25। ठीक है, ना इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 25 को जब अंदर मल्टीप्लाई कराओगे या पुट करोगे तो 100 × 25 को कितना बन जाएगा 2500। ठीक है, इसको जब सिंप्लीफाई कराओ 3 से 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 पर जाएगा तो 8 तो यहाँ पर आ गया और ये बन जाएगा 25 पावर 3/2। ठीक है, और इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये लिखा हुआ p माइनस 2000। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर यहाँ पर आएगा तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा 5 क्यूब कितना हो जाएगा 125। मतलब फाइनली कितना लिखा हुआ 125 लिखा हुआ है। और 125 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। ठीक, तो 25 माइनस ये हो गया 400। ठीक, इस वाले पार्ट को जब आप सिंप्लीफाई कराओगे
सॉरी 125 इंटू 8, तो 125 को जब 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, 1000 होगा ना, 1000 यहाँ से आ गया ना। उसको सिंप्लीफाई करते तो ये कितना आ जाएगा, 1500 यहाँ आ जाएगा और p माइनस ऑफ 2000 कुछ ऐसे लिखा हुआ है ना। p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2000 प्लस 1500 और इसको सिंप्लीफाई करने पे कितना आ जाएगा, 1500 यहाँ आ जाएगा। प्लेसमेंट जो प्रोडक्शन रहेगा वो कितना रहेगा, 3500 आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ अगला प्रॉब्लम समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, एक फंक्शन है जो r टू r में डिफाइंड है, बी ए पीरियोडिक फंक्शन सच दैट f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 1 प्लस, मतलब ध्यान समझो, f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 1 प्लस, यहाँ दे रखा है और ब्रैकेट में दे रखा है 1 माइनस ऑफ 3fx, ठीक, प्लस 3f स्क्वायर x माइनस ऑफ f क्यू x, और पावर में कितना दे रखा है, 1/3 यहाँ दे रखा है, ठीक। f ऑफ x प्लस टी ये रहता है, ठीक है। पीरियड ऑफ फंक्शन fx, तो इस फंक्शन fx का मुझे पीरियड फाइंड आउट करना है, क्लियर स्टूडेंट। अच्छा, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है आप फंक्शन के अंदर देखते हो आप पीरियोडिक वाले पार्ट में, और काफी सारी प्रॉब्लम्स हम इस तरह की प्रैक्टिस भी करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं उसका तरीका समझो, 1 प्लस, अच्छा पहले तो आप ये देखो क्या लिखा हुआ है, इसको तो मैं बोल सकता हूँ 1 माइनस एफ एक्स का होल क्यू लिखा हुआ है, ठीक है, और पावर में कितना लिखा हुआ है, 1/3 यहाँ पर लिखा हुआ है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो f ऑफ x प्लस टी की अगर हम बात करें तो f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 प्लस 1 माइनस ऑफ एफ एक्स यहाँ आ गया। नाउ तो हमारे पास क्या कंडीशन आ गई, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यही से आप चाहो तो आंसर बता सकते हो, उसका पीरियड कितना आएगा, 2t आएगा। कैसे, कि कभी भी अगर मान लो आपके पास में अगर ये वाला टर्म लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस ए प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस बी इज इक्वल टू अगर कॉन्स्टेंट है, तो ये फंक्शंस कैसे होते हैं, पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, और इनका जो पीरियड होता है वो कितना आता है, 2 टाइम्स ऑफ इन दोनों के डिफरेंस का मॉड, 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए माइनस बी आता है। तो डियर स्टूडेंट इसके हिसाब से भी कह सकते हैं इस फंक्शन का जो पीरियड होगा कितना, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, टी आया, उसका आप डबल करोगे तो 2t, तो ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। आया कैसे, अच्छा इसका प्रूफ समझ लो, तो हमने एक्स को इससे रिप्लेस कर दिया, एक्स प्लस टी से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस टी यहाँ आ जाएगा, और ये वाला पोर्शन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 2t, दैट इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 यहाँ पर आ गया। नाउ इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, मैं सब्ट्रैक्ट कराओगे तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा कि ये वाला पोर्शन तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो बना एफ एक्स और यहाँ क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 2t, और ये वाला पार्ट भी 0 हो गया है ना। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस 2t आ गया। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस समथिंग कुछ लिखा हुआ है ना, तो इट मीन के फंक्शन कैसा होगा, पीरियोडिक फंक्शन हो गया, इसका पीरियड कितना आ जाएगा, 2t होगा। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको अब ये प्रॉब्लम क्लियर है। नाउ अगला प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, ए बी जे वर्टिकल टावर, मतलब एक वर्टिकल टावर दे रखा है हमारे पास ए बी, ठीक है, वेयर ए इज ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड और सी इज द मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी। मान लेते हैं कि एक वर्टिकल टावर हमने ये ले लिया और ये ग्राउंड ले लेते हैं, ठीक है। ए पॉइंट यहाँ ग्राउंड पे दे रखा है और टावर का हाइट थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, ये ए बी टावर हो गया और सी इसका क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक। द पार्ट सी बी सस्टेन एन एंगल अल्फा एट ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे हमने एक पॉइंट पी ले लिया और यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो सी बी पार्ट पोर्शन है ये ग्राउंड पे कितना एंगल सस्टेन कर रहा है, एक अल्फा एंगल सस्टेन कर रहा है, ठीक। इफ ए पी इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ, एन टाइम्स ऑफ ए बी लिखा हुआ है, ए पी इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ ए बी, ठीक, ये दे रखा है। देन करेक्ट रिलेशन इज, तो कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा ये हमसे पूछा हुआ है, क्लियर स्टूडेंट। तो अब समझो इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, कि कैसे हमें सॉल्व करना चाहिए। तो मैं काम ही करता हूँ, देखो हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम है, तो हाइट एंड डिस्टेंस की जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उनको हम जनरली क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं, उसमें भी नॉर्मल सा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ही इन्वॉल्व रहता है, ठीक। तो मैंने क्या किया, इस वाले एंगल को पहले तो मान लिया थीटा, ये एंगल अपना थीटा है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। अगर मैं इस ट्रायंगल को देखता हूँ, ठीक, ट्रायंगल एसीबी को, तो इस ट्रायंगल में आप एक बात ये कह सकते हो कि टेन थीटा अगर मैं लिखता हूँ तो टेन थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, मान लेते हैं कि ये लेंथ मैंने एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। तो ए पी इज इक्वल टू
n टाइम्स ऑफ ए बी, ऐसे कुछ लिखा हुआ है ना। अगर ये लेंथ x है तो हमारे पास में सॉरी एक काम ये कर लेते हैं, इसको तो x रहने देते हैं, इस लेंथ को मैंने मान लिया x, ये लेंथ भी कितना हो गया x हो गया, ठीक है। अब AP इतना है ना, AB इतना दे दिया, तो AP जो लेंथ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा n टाइम्स ऑफ AB आएगा, और AB लेंथ कितना हो गया 2x हो गया, तो ये लेंथ कितना आ जाएगा 2nx लेंथ आ जाएगा, ठीक है। अब इस आप ट्राइंगल को देखो, tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x अपॉन कितना आ जाएगा 2nx आ गया, ठीक है। तो x से x कैंसिल हो गया, तो ये तो कितना आ जाएगा tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2n आ जाएगा। नाउ अब इस कंप्लीट ट्राइंगल को आप देखो, इस राइट एंगल ट्राइंगल को, इसमें आप ये लिख सकते हो tan थीटा प्लस अल्फा, अगर मैं लिखूं यहाँ पर तो tan थीटा प्लस अल्फा कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर लेंथ जो कितना है 2x है, बेस लेंथ कितना रखा है 2nx है, ठीक है। तो 2x से 2x कैंसिल हो गया, तो ये वाला पार्ट कितना आ गया 1/n आ गया ना। इस वाले पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ tan थीटा, हमने यहाँ लिखा, इस वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं tan अल्फा अपॉन में कितना आ जाएगा 1 माइनस ऑफ tan थीटा इंटू कितना आ जाएगा tan अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/n यहाँ आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब आप इस पॉइंट को समझो, tan थीटा प्लस tan अल्फा, tan थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है 1/2n यहाँ पर आ रहा है, तो ठीक है 1/2n हम यहाँ पुट कर देते हैं, दिस इज tan अल्फा, ठीक। और यहाँ पे कितना जाएगा 1 माइनस tan थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है 1/2n हमने यहाँ पुट कर दिया, और इंटू tan अल्फा जैसे लिखते हैं, और दैट इक्वल्स टू कितना आ रहा है 1/n यहाँ पर आ गया। नाउ इस वाले पार्ट का आगे एलसीएम लेते हैं, तो जब एलसीएम आप लोगों तो ये बनेगा 1 प्लस 2n tan अल्फा अपॉन में कितना आएगा 2n आएगा, जो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आगे मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ये बनेगा 2n माइनस ऑफ tan अल्फा, ठीक, इसको ऐसे लिखा हुआ, दैट इक्वल्स टू कितना लिखा हुआ 1/n लिखा हुआ है ना। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो n यहाँ से बन जाएगा, ये बन जाएगा 2n स्क्वायर tan अल्फा, और ये बनेगा 2n माइनस ऑफ tan अल्फा, ठीक, ऐसे कुछ लिखा, ठीक है। अब इस वाले पोर्शन को तो मैं उधर भेज देता हूँ, n उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, और tan अल्फा वाले पार्ट को इधर ले आते हैं, तो tan अल्फा तो हमने ले लिया कॉमन, अंदर क्या आ गया 2n स्क्वायर प्लस 1, और दैट इज 2n माइनस n कितना हो जाएगा n हो जाएगा, कितना आ रहा है n इज इक्वल टू आ रहा है tan अल्फा इंटू 2n स्क्वायर प्लस 1, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है n इज इक्वल टू 2n स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इंटू tan अल्फा, तो ऑप्शन डी अपना कैसा रहेगा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर स्टूडेंट। ना अगला प्रॉब्लम समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, कब है जब x 1 से बड़ा है, एफ एक्स का वैल्यू 0 आ रहा है जब x 1 है, एफ एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है 7 माइनस 3x, कब दे रखा है जब x 1 से छोटा है, ठीक है। हमसे पूछा हुआ एफ डैश 0, मतलब फंक्शन एफ डैश एक्स का वैल्यू पूछा हुआ है 0 पर। अच्छा समझो, ये जो एफ एक्स है जब x लेस देन 1 है तो एफ एक्स की डेफिनेशन यही होगी, ठीक। तो 7 माइनस 3x ये आ गया, और ये कब आ रहा है जब x 1 से छोटा है, जब x 1 से छोटा है तो फंक्शन हमेशा कैसा हुआ डिफरेंशियल होना है ना हर जगह, तो मैं इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना आ गया -3 यहाँ से आ जाएगा, और एफ डैश 0 मुझे कैलकुलेट करना है तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम था स्टूडेंट, क्या इसका आंसर आ जाएगा, आंसर सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है if x is equal to -1 and x equals to 2 are the point of extrema of function f(x), इस फंक्शन में क्या है पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा दे रखे हैं और हमें अल्फा और बीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो एक पॉइंट आप ये समझो, एट द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा एफ डैश एक्स कैसा आएगा 0 आएगा। अभी समय क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि हमें जानकारी दे रखी है एफ डैश ऑफ -1 का वैल्यू 0 है, एंड साथ में हमें क्या दे रखा है एफ डैश 2 का जो वैल्यू है वो भी कितना है 0 दे रखा है, ठीक। तो यहाँ पे एफ एक्स दे रखा है तो यहाँ से हम एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, तो एफ डैश एक्स जब आप यहाँ से फाइंड आउट कराओगे तो अल्फा लॉग ऑफ मॉड एक्स का डिफरेंस कितना आ जाएगा 1/x आ जाएगा, प्लस यहाँ से बन जाएगा 2 बीटा एक्स और एक्स का डिफरेंशियल 1 आ जाएगा, ठीक। एफ डैश ऑफ -1 हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा -2 बीटा प्लस 1, इसका वैल्यू 0 है, साथ में क्या दे रखा है एफ डैश ऑफ 2, तो 2 जब यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा अल्फा बाई 2, यहाँ से आ जाएगा प्लस का 4 बीटा यहाँ हो जाएगा, और प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक। तो अल्फा बीटा में 2 इक्वेशंस आ गई और 2 अननोन है, तो फिर आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अगर मान लो कि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है,
अगर फर्स्ट को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ बनेगा माइनस का 4 बीटा प्लस का 4 बीटा, नहीं साहब फिर ऐड कर सकते हो, मतलब 2 आपने क्या किया, फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई किया और सेकंड को ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तो बना माइनस का 2 अल्फा और यहाँ अल्फा बाई 2। इसको जब सिंप्लीफाई कराओगे तो ये तो ऐड कराओगे, तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा, माइनस 3 अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ये वाला पोर्सन जीरो हो जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस का 2 और प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, प्लस 3 दैट इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, 3 तो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से जब आप अल्फा का वैल्यू निकालोगे तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू 2 आ गया, तो 2 मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। जब 2 पुट कराओगे तो -2 तो यहाँ से आ गया, माइनस ऑफ 2 बीटा प्लस 1 दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ गया। तो यहाँ से हो जाएगा ये तो -1 माइनस ऑफ 2 बीटा दैट इक्वल टू 0 आ गया, और बीटा का जो वैल्यू है यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस हाफ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अल्फा का वैल्यू 2 आ गया, बीटा का वैल्यू माइनस हाफ आ गया, तो अल्फा का वैल्यू 2, बीटा का वैल्यू माइनस हाफ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट। अगला प्रॉब्लम देखते हैं क्या देखा है, इफ एक्स टेक्स ऑल परमिसिबल नेगेटिव वैल्यू, एक्स क्या कर रहा है, नेगेटिव वैल्यूज ले रहा है, देन साइन वर्स एक्स इज इक्वल। साइन वर्स एक्स किसके इक्वल होगा, मतलब हमें कन्वर्जन चाहिए, साइन वर्स एक्स इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करते हो कि आप हमेशा क्या करते हैं, ट्राइंगल बनाते हो। ठीक है, तो साइन वर्स एक्स तो हमने परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस यहाँ से लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर आ गया एक्स और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 1, और ये वाला पोर्शन कितना आ जाएगा 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस। अब साइन इनवर्स एक्स को मुझे इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स चाहिए। ठीक है, तो अब क्या है कि जब हम रिजल्ट निकालते हैं, अब मुझे एक्स नेगेटिव के लिए रिजल्ट चाहिए, तो पहला काम तो आप क्या कराओ, एक्स पॉजिटिव के लिए रिजल्ट निकाल दो। जब एक्स पॉजिटिव रहेगा तो साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये जो रिजल्ट आ रहा है कब आ रहा है, जब एक्स पॉजिटिव है, और हमें कब चाहिए, रिजल्ट चाहिए साइन इनवर्स एक्स का जब एक्स कैसा हो, नेगेटिव है। तो आप क्या कराओ, एक्स को आप माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो। एक्स को जब आप माइनस एक्स से रिप्लेस कराओगे तो ये तो बनेगा साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, और यहाँ आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन इनवर्स एक्स दैट इक्वल्स टू कितना हो गया, कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, ये आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का मुझे वैल्यू लिखना होगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर ना। अगला प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ये जो लिखा हुआ प्रोडक्ट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 47x प्लस के कैसे वेरी कर रहा है, 1 से लेके 999 तक वेरी कर रहा है, देन प्रोडक्ट ऑफ ऑल रियल रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब जो रियल रूट्स हैं उन सबका मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले तो आप इसका मीनिंग समझ लो, सॉल्व कैसे करेंगे। एक अच्छा प्रॉब्लम दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर माइनस 47x प्लस के। ठीक है, के का वैल्यू मैंने मान लो 1 पुट कर दिया, के का वैल्यू जब आप 2 पुट कराओगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 47x प्लस 2 आएगा। ठीक है, डॉट डॉट जब आप चलते जाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 47x प्लस कितना आ जाएगा, के का वैल्यू हो जाएगा 999 तक, तो 999 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, जब आप इक्वल टू 0 पुट कराओगे तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेटिक आ जाएंगे, और जो क्वाड्रेटिक है जिनके रूट्स रियल है उनका मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आप पहले तो आप ये समझो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल कब होंगे, तो हमने जनरल क्वाड्रेटिक ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 47x प्लस के इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक्स के अगर रूट्स रियल हैं, अगर रूट्स को रियल होना है तो डी कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। डी का मीनिंग क्या हो गया, बी स्क्वायर, मतलब -47 का होल स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू कितना के है, तो ये वाला पोर्शन कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अब 47 का स्क्वायर जब आप कैलकुलेट करोगे तो 47 का स्क्वायर आ जाएगा 2209, ये आ जाएगा, और दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ रहा है, 4 के आ गया। ठीक है, मैं इसको स्वैप कर देता हूँ, मतलब 4 के मैंने इधर लिखा, 2209 मैंने इधर लिखा, मतलब इसको पलट दिया। जब इसको पलटेंगे तो ये साइन भी कैसा होगा, पलट जाएगा, ऐसा कुछ आ गया। के कैसा आ गया, लेस देन इक्वल टू आ गया 2209 अपॉन में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, और इसको जब आप 4 से डिवाइड कराओगे तो इसका जो वैल्यू आएगा, डिवाइड करने पे ये बनेगा 552.25। ठीक, कुछ इसका वैल्यू आ रहा है, मतलब क्या रहा, जब के का वैल्यू, ठीक है, 552 से छोटा होगा
इन दैट केस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन रही थी उन सबके रूट्स कैसे आने, रियल आने। मतलब जैसे कि मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, इसको इक्वल टू 0 पुट कराओगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी जब इसको इक्वल टू 0 पुट कराओगे, और हम कहाँ तक जाएंगे, 552 तक जाएंगे। ठीक है, उन जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन रही हैं उनके जो रियल रूट्स हैं उनका मुझे प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से जब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालोगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, अल्फा डैश बीटा डैश मान लेते हैं इसके रूट्स, तो 2 आ जाएगा। तो ऐसे करके आप जब सबका प्रोडक्ट ऑफ रूट जब हमने निकाला, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 आ गया, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 आ जाएगा, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट 3 आ जाएगा, और हमें कहाँ तक जाना है, 552 तक जाना है। तो 552 तक जब जाओगे तो उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा होगा, 552 आ रहा होगा। इन सबका मुझे प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब ध्यान से देखो, ये तो क्या लिखा हुआ है, एंड नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और अप टू कहाँ तक लिखा है, 552 तक लिखा हुआ था। इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आएगा, 552 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर। अच्छा, एक अच्छा प्रॉब्लम था, आपको अच्छे ढंग से इसको ट्राई करना था। क्लियर। नाउ अगला प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, तो सही करके लिख देते हैं इसको। अगला प्रॉब्लम दे रखा है, इन ए सर्टेन टाउन 25% फैमिली ऑन ए सेल फोन। तो 25% फैमिली के पास में क्या है, सेल फोन है। 15% फैमिली ऑन ए स्कूटर, उनके पास में क्या है, स्कूटर है। ठीक है, 15% फैमिली के पास स्कूटर है। 65% फैमिली ऐसी है जिनके पास में नाइदर ए सेल फोन नॉर ए स्कूटर है ना, और ना तो उनके पास में फोन है ना ही स्कूटर है उनके पास। और 1500 फैमिलीज ऑन बोथ सेल फोन एंड स्कूटर, एंड टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज इन द टाउन इज। तो टाउन के अंदर टोटल कितनी सारी फैमिलीज होंगी। ठीक स्टूडेंट, तो जनरली आप इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो, हमेशा वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं ना। तो ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, ग्राफ वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो हमारे पास में क्या आ गया, ये मान लेते हैं सेल फोन वाली फैमिलीज हैं, ये स्कूटर वाली फैमिलीज हैं, ये सेल फोन वाली और ये स्कूटर वाली, सी और एस नाम देते हैं। ठीक है, 1500 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास में क्या है, दोनों ही हैं। ठीक, ये दे रखा है। अब मान लेते हैं जो एक्स फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास में टोटल में, तो हमने एक्स फैमिलीज मान लिया। ठीक है, तो जिनके पास सेल फोन है ऐसे टोटल कितनी सारी फैमिलीज होंगी, मतलब एक्स का 25% है, सेल फोन वाली है ना। स्कूटर जिनके पास में है ऐसे टोटल कितनी फैमिलीज है, 15%। एक्स का 15% हमारे पास में ये फैमिलीज है। ठीक है, तो ये इतना आ गया। और दोनों जो इस पास अकर हो रहे हैं वो कितनी फैमिलीज है, ये इतने में 1500 फैमिलीज हैं। और जिनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसी कितनी फैमिलीज है हमारे पास में, टोटल फैमिलीज है 65% फैमिलीज ऐसी है। मतलब ये जो वाला हिस्सा है ये क्या, एक्स का 65% है। ठीक, ये हमें दे रखा है। अब हमसे पूछा हुआ है देन टोटल फैमिली, टोटल नंबर ऑफ फैमिली इन द टाउन इन। तो टाउन के अंदर टोटल कितनी सारी फैमिलीज होंगी, मतलब एक्स टोटल फैमिलीज थी, हमने ये मान रखा है। ठीक है, तो मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम एक बात तो ये कह सकते हैं, देखो इन सभी का जो सम आएगा, मतलब हमने क्या किया कि 75, इसका सेल फोन वाली जो फैमिलीज है ना, इसको मैं लिख लेता हूँ, इस वाले हिस्से को हमने लिखा, ये वाला हिस्सा तो कितना बन जाएगा, ए यूनियन बी बन जाएगा, टोटल कंप्लीट है ना। ए यूनियन बी जब आप लिखोगे तो कितना आएगा, एन ऑफ ए यूनियन बी, मतलब कार वाली फैमिली, सॉरी सेलफोन वाली फैमिली और स्कूटर वाली फैमिली का यूनियन प्लस। ठीक है, और जो बाहर वाली फैमिलीज हैं ये कितना है, 65/100, ऐसे कुछ लिखा हुआ। टोटल ये फैमिलीज है कितना है, एक्स फैमिली है। ठीक है, ये इसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो इसको जब आप लिखोगे तो क्या लिखो, एन ऑफ सेलफोन फैमिली, एन ऑफ स्कूटर फैमिली माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ऑफ एस प्लस 65x अपॉन में कितना आ जाएगा, 100, दैट इक्वल टू कितना आ गया, एक्स आ गया। ठीक, ना सेलफोन वाली जो फैमिली है वो कितनी है, 25/x है, तो 25x/100 तो हमने यहाँ लिखा। ठीक है, एन एस ना, तो ये हो जाएगा 15x/100 हमने यहाँ लिख दिया, माइनस ये कितना आ जाएगा यहाँ से 1500, तो इनके पास दोनों चीज़ें हैं ना, 1500 हमने यहाँ लिखा, प्लस में यहाँ कितना जाएगा 65x/100, और दैट इक्वल टू कितना आ गया, एक्स आ गया। ठीक स्टूडेंट, नाउ इसी क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 25 + 15 तो हो गया 40, और प्लस 65 हमने किया तो ये तो आ जाएगा 105। एक्स तो यहाँ से आ गया, अपॉन में 100 यहाँ से आ रहा है। ठीक है, इस एक्स को मैं इस साइड ले आया तो माइनस एक्स यहाँ हो जाएगा, और 1500 हम इस साइड ले गए।
ठीक है, इसको जब आप सिंप्लीफाई कराओगे तो ये बन जाएगा अपना 5x अपॉन 100 यहाँ से आ जाएगा, और दैट इज कितना आ गया 1500 यहाँ से आ गया। 5 से इसको कैंसिल कराओगे 20 यहाँ आ गया, 20 को जब इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 यहाँ हो जाएगा, और फिर 0 आ जाएगा, 000 मतलब 30,000 आ गया। ठीक, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 30,000। तो ऐसे हमारे पास सच फैमिलीज कितनी हो जाएंगी, टोटल फैमिलीज 30,000 से फैमिलीज रहेंगी, जिनके पास मतलब टाउन के अंदर टोटल कितनी फैमिलीज है, इतनी फैमिलीज रहेंगी। क्लियर स्टूडेंट ना। अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अगला प्रॉब्लम क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15। द नंबर ऑफ एज ऑफ अरेंजिंग 8 men and 4 women अराउंड ए सर्कुलर टेबल सच दैट नो 2 women सिट टुगेदर। कोई भी 2 वुमेन साथ साथ नहीं बैठनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है, इसको आप सॉल्व कैसे करोगे कि पहला काम तो क्या है, कोई भी 2 वुमेन साथ नहीं होनी चाहिए, पहले तो सारी वुमेन्स को बाहर निकाल दो। ठीक है, एक सर्कल हमने ले लिया, अब इसमें हमने एक मैन को अरेंज करते हैं। हमारे पास 8 मैन है, ठीक है, तो 8 मैन यहाँ पर हमने लिख लिए। अब 8 मैन को मुझे अरेंज करना है सर्कल पे, तो हम कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, 7 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं, जिससे अरेंजमेंट ऑफ मैन आ गया। अब बात क्या रही कि हमने वुमेन्स को सबको बाहर निकाल रखा है। वुमेन कितनी है, 4 वुमेन है। 8 मैन है तो इनके बीच में गैप कितने हैं, 8 मैन है तो बीच में गैप भी कितने आएंगे, 8 गैप आएंगे। अब 8 गैप में हम क्या करते हैं, 4 वुमेन को अरेंज कर देते हैं। कैसे, 8 में से हमने क्या किया, 4 गैप का सिलेक्शन कर दिया, और 4 गैप का सिलेक्शन करने के बाद उन पर 4 वुमेन को अरेंजमेंट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या आ गया, गैप के अंदर वुमेन का अरेंजमेंट हो गया। ठीक, ये आ गया। इनको जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये साइमल्टेनियसली प्रोसेस हो जाएगा, जिसमें क्या रहेगा, मैन एंड वुमेन का अरेंजमेंट हो गया, और सच दैट कोई भी 2 वुमेन साथ साथ नहीं है। क्या आंसर आ गया, 7 फैक्टोरियल। इस वाले पार्ट को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, 84 लिख सकते हैं। कितना जाएगा, 7 फैक्टोरियल इंटू 84। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ अगला प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है, लेट ए इज इक्वल टू इतना दे रखा है, बी ए मैट्रिक्स सच दैट कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू। तो हमसे पूछा हुआ इसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, वैसे तो बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है, डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। अच्छा, आपको एक फॉर्मूला हमेशा आप याद रखो कि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स जो होता है वो कितना आता है, ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए आता है। इसको आप हमेशा याद रखिए। ठीक है, और अभी के हिसाब से अगर इसको प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना लिखा हुआ है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में कितना आ जाएगा, ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको जब कैंसिल कर दोगे फाइनली इसका वैल्यू किसके इक्वल आ गया, एक के इक्वल आ गया। तो मतलब क्या, मैट्रिक्स एक के इक्वल हो जाएगा। मैट्रिक्स से कितना दे रखा है, -1 2 3 ऐसा कुछ दे रखा है, तो ये देख लेते, सिर्फ ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का वैल्यू ये कैसे आता है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, आपको एक फॉर्मूला तो ये मालूम है कि ए इनवर्स का फॉर्मूला आप जानते हो, ए इनवर्स इक्वल टू कितना आता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में कितना आता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको मालूम है। ठीक है, डिटरमिनेंट एक नंबर है तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब मैं एक काम करता हूँ, ए को रिप्लेस कर देते हैं ए इनवर्स से, मुझे निकालना क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से जब रिप्लेस कराओगे तो सभी जगह रिप्लेस करोगे तो ये तो बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ये बनेगा ए इनवर्स ऑफ ए इनवर्स, और यहाँ आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। ठीक, ऐसा कुछ आ गया ना। डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स तो कितना आता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए रहेगा, ए इनवर्स ऑफ ए इनवर्स कितना हो जाएगा, ए आ जाएगा। तो फाइनली ये कितना आ गया, दैट इक्वल टू कितना लिखा हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स लिखा हुआ है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का वैल्यू कितना आ गया, ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, इसको आप एज ए फॉर्मूला याद रखिए। आई होप आपको अब ये प्रॉब्लम क्लियर है अच्छे से, है ना। अगला प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है, if the equation x square plus 4 plus 3 into sin of ax plus b minus 2x equal to 0 has at least one real solution। इस इक्वेशन का कम से कम एक रियल सॉल्यूशन है वेयर a और b जो है वो 0 से 2 पाई में बिलोंग कर रहे हैं, देन वन पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस बी कैन बी। a प्लस बी का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। क्लियर स्टूडेंट, तो पहले आप प्रॉब्लम को अपने एंड पे ट्राई करो एंड देन सीधा सॉल्यूशन। ठीक ठाक सा प्रॉब्लम है, क्या सॉल्व करोगे समझो। एक्स स्क्वायर -2x में पहले लिख देता हूँ, -2x मैंने यहाँ लिखा, यहाँ +4 लिखा हुआ है तो इसको मैंने लिख दिया +1 और +3 ऐसे लिखा, और यहाँ पे लिखा हुआ 3 इंटू साइन ऑफ ax प्लस बी ऐसे लिख देते हैं, दैट इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 0। अच्छा, इस वाले पॉइंट को समझो,
ये वाला पॉइंट तो कितना लिखा हुआ है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस 3 इंटू, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो ये आ गया 1 प्लस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, जैसे आ गया दैट इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। अब आप ये समझो कि देखो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि 1 प्लस लिखा हुआ है तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी रहा, ठीक, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। दो पॉजिटिव क्वांटिटी का अगर सम 0 होगा तो कब पॉसिबल होगा, जब ये भी 0 बने और साइमल्टेनियसली ये भी 0 बने, मतलब यहाँ से तो x माइनस वन इक्वल टू 0 आ गया, तो x का वैल्यू तो कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को भी हमें 0 करना है, तो 1 प्लस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये 0 होना चाहिए। इट मीन कि साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का जो वैल्यू है वो कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए, ठीक, और x का वैल्यू 1 आ रहा है, ठीक है, वो हम बाद में यूज ले लेंगे। तो यहाँ से आप एक पॉइंट तो कह सकते हो, जो ए एक्स प्लस बी है उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ रहा है। ए एक्स प्लस बी का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, 3π/2 लिख सकते हैं, तो 3π/2 हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू कितना है, 1 यहाँ पर दे रखा है, तो एक्स का वैल्यू 1 मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 3π/2 आ गया, ठीक है स्टूडेंट, तो ये ऑप्शन रहेगा ना। अच्छा एक और पॉइंट उसने पूछा है कि वन ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, तो वन ऑफ पॉसिबल वैल्यूज पूछना चाह रहा है, तो आप एक पॉइंट ये समझो कि साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का ग्राफ, सॉरी साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, साइन एक्स -1 कहाँ आता है, 3π/2 पर आता है, ठीक है। फिर जब नेक्स्ट उसको -1 आना होगा तो उसमें 2π आप ऐड कराओगे, ठीक है। फिर अगला जब नेक्स्ट -1 आप निकालोगे तो उसमें 2π आप ऐड कराओगे, मतलब आप चाहो तो यहाँ पे जनरल सोल्यूशन मुझे लिखना है, तो 2n पाई मैंने यहाँ लिख दिया और 2n पाई यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब क्या है, एन इक्वल टू मैंने यहाँ 1 पुट किया, 0 पुट करने पर 3π/2 आ रहा है, जो ऑप्शन पर नहीं दे रखा, एन इक्वल टू 1 पुट करते हैं, यहाँ 2π बनेगा, एलसीएम लोगे तो 4π और प्लस 3π 7π/2 आ जाएगा, ठीक है। तो 7π/2 एक पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। एन इक्वल टू आपने अगर 2 लिया तो 2 लेने पे 4 बना, मल्टीप्लाई कराएंगे 8, तो अगला जो वैल्यू आएगा वो 11π/2 आ रहा होगा, सब में आप 2π ऐड करते जाओ, जो पॉसिबल वैल्यूज है वो कौन कौन सा आ सकता है, 7π/2, अगला आएगा 11π/2 आएगा, उसके अगला आएगा 15π/2 आएगा, ठीक है। तो 7π/2 ऑप्शन में दे रखा है, तो ये अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्लियर स्टूडेंट। नाउ अगला प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है, 15 कूपन आर नंबर्ड 1 2 3 अप टू 15, मतलब 15 कूपन है, उन पे क्या है नंबर दे रखा है 1 2 3 ऐसे 15 नंबर से लिखे हुए रेस्पेक्टिवली, ठीक है। 7 कूपन आर सेलेक्टेड एट रैंडम, 7 कूपन को सिलेक्ट किया एट रैंडम एट ए टाइम, और यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, विथ रिप्लेसमेंट, मतलब रिप्लेसमेंट के साथ निकाल रहे हैं, ठीक है। मतलब आपने 7 कूपन आर सेलेक्टेड, पहले आपने 7 कूपन निकाले और फिर उनको आप रिप्लेस भी कर रहे हो ना, और 1 एट ए टाइम, मतलब आपने पहले एक कूपन निकाला फिर उसको आपने रिप्लेस कर दिया, फिर दूसरा निकाला फिर नंबर देख करके उसको आपने रिप्लेस कर दिया, इस तरह से। अब आपको करना क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट लार्जेस्ट नंबर अपियरिंग ऑन द सेलेक्टेड कूपन इज एट मोस्ट 9, मतलब उसको जो सेलेक्टेड नंबर पर जो नंबर है अपीयर जो हो रहा है वो एटमोस्ट 9 हो सकता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा वो नंबर 9 अपीयर हो सकता है, आपको 8 अपीयर हो सकता है, आपको 7 अपीयर हो सकता है, 6 5 4 3 2 और 1, मतलब ये सारे नंबर्स आपको अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। इस बात की मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो क्या है हमारे पास 15 कूपन है टोटल, ठीक है। एक कार्ड को मुझे निकालना है, तो विदाउट एनी केस अगर मैं निकालता हूँ, विदाउट एनी कंडीशन अगर निकालते हैं तो टोटल केस हमारे पास कितने हो जाएंगे, 15C1, मतलब ये कितना आ गया, 15 आ गया, मतलब एक कार्ड को निकालने के टोटल केस कितने हो गए, 15 हो गए। अब मुझे फेवरेबल केस के बारे में बात करते हैं, फेवरेबल केस क्या हो सकते हैं, तो फेवरेबल केस क्या रहेंगे, इन्हीं में से आप कोई ना कोई एक कार्ड निकाल सकते हो 9 में से, तो 9 में से आपने कोई एक कार्ड निकाल दिया, तो कितने कितने बेस से निकाल सकते हैं हम, 9C1 बेस से निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, 9 यहाँ से आ जाएगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/15, इसको सिंप्लीफाई करा होगा तो कितना लिखा हुआ है, 3/5 लिखा हुआ है, ठीक है, ये आ गया। तो ये तो क्या आ गया, इन्हें वन केस आ गया, मतलब जब हमने एक कार्ड को निकाल रहे हैं, ठीक है, एक कूपन हमने जो निकाला है उस पर जो नंबर है वो इससे छोटा है ना, 9 से छोटा है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/5 हो जाएगी। और हमने क्या किया, 7 कूपन आर सेलेक्टेड, 7 कूपन को सिलेक्ट किया है ना एट रैंडम, और 1 एट ए टाइम ना विथ रिप्लेसमेंट, तो हम ये कह सकते हैं जितने सारे जो 7 इवेंट्स है, मतलब इवेंट्स A1 इवेंट A2 इवेंट A3 डॉट डॉट इवेंट A7,
ये सभी के सभी इवेंट कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे, और इन सबका मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, तो ये किसके इक्वल आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 डॉट डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A7, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कितना हो जाएगा 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 भी कितना आएगा 3/5 आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 भी 3/5, और ये कितना आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। तो फाइनली कितना आ गया 3/5 पावर में 7 आ जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर। नाउ अगला प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 जो प्रॉब्लम है ना, ये आपको नॉर्मली बुक्स में देखने को मिल जाता है और थोड़ा सा लेंथी प्रॉब्लम है। ठीक, तो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, आप इसको अच्छे ढंग से समझना ना। आपको अगर पूरे पेपर में एक दो प्रॉब्लम ही है समझने वाली, एक प्रॉब्लम तो ये भी है, जिनमें से क्या लिखा हुआ है, x इंटू 0 टू x वाई टी डी टी कुछ दे रखा है, और साथ में दे रखा है x+1 इंटू में दे रखा है 1 टू x, और यहाँ दे रखा है t इंटू वाई ऑफ टी डी टी। देन पूछा है वाई एक्स इज इक्वल टू, तो वाई एक्स किसके इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना है, तो देखो कभी भी अगर आपको वाई एक्स निकालना होता है और जिसमें इंटीग्रेशन वगैरह दे रखे होते हैं, तब हमेशा क्या करो, लेबनीज थ्योरम का यूज करिए। ठीक है, लेबनीज थ्योरम आप लगाओगे। अब लेबनीज थ्योरम क्या रहता है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। लेबनीज थ्योरम की हेल्प से हम डिफरेंशिएट करेंगे। पहला काम तो हमने किया, इसको डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ पे दो फंक्शंस का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स, तो आप क्या करा, वो यू इंटू बी लगाओगे, मतलब पहले हमने एक्स को बाहर निकाला, इसको डिफरेंशिएट किया। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे लेबनीज लगाना पड़ेगा। लेबनीज क्या होता है, अपर लिमिट पुट करते हो, वाई एक्स आपने पुट किया, इंटू उसका डिफरेंशिएशन 1 आ गया, फिर लोअर लिमिट पुट करोगे, इंटू उसका डिफरेंशिएशन, यहाँ फाइनली 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया, फिर प्लस साइन, फिर आप क्या कराओगे, 0 टू एक्स को तो बाहर निकाल दोगे, वाई ऑफ टी डी टी इसको बाहर निकालोगे। ठीक है, इस टर्म को मैंने बाहर निकाल दिया, एक्स का डिफरेंशियल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नाउ दैट इक्वल टू, अब आप इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करोगे, तो x+1 को आपने बाहर निकाला, x+1 बाहर निकलेगा, है ना। इसको डिफरेंशिएट कराएंगे तो कितना आ जाएगा, x इंटू वाई एक्स यहाँ पर आ जाएगा, x का डिफरेंशियल 1 आ जाएगा फाइनली, और 0 को जब 1 पुट कराओगे तो वहाँ 1 का डिफरेंस 0 हो जाएगा फाइनली, मतलब इतना आ जाएगा। फिर हमने ये कि इस वाले पोर्शन को तो बाहर निकाल दिया, 1 टू x, ठीक, t इंटू वाई ऑफ टी, इसको तो बाहर निकाला dt। ठीक है, x+1 का जब डिफरेंशियल आएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इतना लिख लिया। नाउ थोड़ा बहुत उसको और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, x इंटू वाई एक्स, तो यहाँ लिखा हुआ है प्लस साइन, ये क्या लिखा हुआ है, 0 टू x यहाँ लिखा है, वाई ऑफ टी यहाँ आ गया dt। ठीक है, इस वाले पार्ट को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तो बन जाएगा x² इंटू वाई ऑफ एक्स, तो यहाँ बन गया प्लस x इंटू वाई एक्स यहाँ आ जाएगा, और ये वाला पोर्शन आ गया 1 टू x t इंटू वाई ऑफ टी डी टी यहाँ पर आ गया, x इंटू वाई एक्स तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये रिमेनिंग पोर्शन आ गया। अब इसको मुझे फिर से सिंप्लीफाई करना है, तो एक बार फिर से इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ। अगेन अगर इसको जब डिफरेंशिएट कराओगे तो लेबनीज थ्योरम से इसको जब डिफरेंशिएट कराएंगे तो बन जाएगा वाई एक्स। ठीक, यहाँ पे जब आप डिफरेंशिएशन अप्लाई कराओगे तो x² को तो बाहर निकालोगे, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा वाई डैश एक्स। ठीक है, वाई एक्स को आपने बाहर निकाला, x² का डिफरेंशियल हो जाएगा 2x, इसको जब डिफरेंशिएट कराओगे तो ये कितना बन जाएगा, x इंटू वाई ऑफ एक्स यहाँ आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, तो यहाँ तक तो ये पॉइंट हो गया, है ना। अब आगे करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो वाई एक्स यहाँ लिखा हुआ x², ये लिखा है dy/dx, है ना। और अच्छा एक और पॉइंट, ये कितना है 2x इंटू वाई एक्स, और यहाँ पे x इंटू वाई एक्स लिखा हुआ है, मतलब ये तो कितना हो जाएगा, ऐड करने पे हो जाएगा 3x इंटू वाई एक्स, यहाँ टर्म आ गया। इस टर्म को मैं इस साइड ले आता हूँ। ठीक है, तो वाई एक्स तो हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस ऑफ 3x, ऐसा कुछ आ गया, और यहाँ आ गया x² वाई डैश एक्स यहाँ आ गया। ठीक, अब एक और पॉइंट, x² को मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया, तो यहाँ तो बन जाएगा 1/x², माइनस का ये बन जाएगा 3/x, कुछ ऐसे आ गया, और ये बन जाएगा वाई डैश एक्स अपॉन वाई एक्स, कुछ ऐसे आ गया ना। उसको फर्दर इंटीग्रेट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जब इसको विथ रेस्पेक्ट टू एक्स अब इंटीग्रेट कराओगे तो ये क्या बनेगा, 1/x² का इंटीग्रेशन तो आ जाएगा -1/x। ठीक है, यहाँ से इंटीग्रेशन आ जाएगा 3 ln ऑफ x आ जाएगा,
अब नीचे एफ एक्स है, ऊपर इसका एफ डैश एक्स, तो इसको आपने टी माना तो ऊपर से डी टी में चला गया, तो इसका इंटीग्रेशन एल एन टी आ गया, मतलब एल एन ऑफ बाई एक्स इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम सी भी लिख देते हैं, और सी की जगह मैंने क्या एल एन सी लिख लिया। ठीक, ऐसा कुछ हमने यहाँ पर लिख दिया। नाउ अब इस पॉइंट को आगे समझो। -1/x तो यहाँ लिखा हुआ है ही, इस वाले पार्ट को मैं इधर ले जाता हूँ, इस वाले पार्ट को इधर ले जाएगा, 3ln x आ जाएगा। अब चाहो तो ln की प्रॉपर्टी लगा दो, ln m प्लस ln n, ln mn, ये तो बन जाएगा ln बाई एक्स, 3 को भी आप ऊपर ले गए एक्स क्यू है ना, तो ये आ जाएगा एक्स क्यू का टर्म यहाँ आ गया इंटू सी आ गया। ठीक है, यहाँ तक की पोर्शन बात क्लियर है आपको। जब आप आगे इसको सिंप्लीफाई कराओगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ वाई एक्स तो हमने यहाँ से लिखा, एक्स क्यू यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, एंटी लॉग ले रहे हैं तो ये बन जाएगा ई पावर -1/x आ जाएगा। ठीक है, तो वाई एक्स जब मैं यहाँ से कैलकुलेट करूंगा तो वाई एक्स आ जाएगा 1/x क्यू। ठीक है, 1/c आ रहा है तो इसको मैंने सी डैश मान लिया, इंटू में कितना आ जाएगा ई पावर -1/x आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ये अपना मतलब बाई एक्स फाइनली ये आ गया, तो सी अपॉन एक्स क्यू इंटू ई पावर -1/x, ई पावर -1/x इन तीनों में दे रखा है, एक्स क्यू यहाँ दे रखा है ना, तो ये वाला ऑप्शन अपना कैसा रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको भी प्रॉब्लम क्लियर है ना। अगला प्रॉब्लम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है, O is origin, OP and OQ are distinct tangent to the circle x² plus y² 2gx 2fy plus c is equal to 0, then circumcenter of the triangle OPQ। तो इस ट्राइंगल का सर्कम सेंटर पूछा हुआ हमसे, इसे एक सर्कल दे रखा है, ये सर्कल मान लिया। ठीक है, ओरिजिन यहाँ ले लेते हैं, यहाँ से एक टेंजेंट ये ड्रॉ हुआ और एक टेंजेंट ये ड्रॉ हो गया, ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, O यहाँ पर है, तो एक ट्राइंगल ये बन रहा है, तो इस ट्राइंगल का मुझे क्या करना है, सर्कम सेंटर फाइंड आउट करना है। क्लियर स्टूडेंट, अब इसको ध्यान से समझो, इस सर्कल का सेंटर क्या है, ये तो हमें डायरेक्टली क्लियर है, -g, -f, इस सर्कल का ये सेंटर आ गया। ठीक, इसे कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0 है। अब यहाँ से ट्राइंगल OPQ से पास करता हुआ एक सर्कम सर्कल ऐसे बन रहा है, उस सर्कल का मुझे सेंटर फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा पॉइंट समझो, ये टेंजेंट है, इस पॉइंट पे टच कर रहा है, इसको जब आप सेंटर से ज्वाइन कराओगे तो ये एंगल 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे भी टच कर रहा है, इसको जब ज्वाइन कराओगे तो ये एंगल भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, और जब सर्कम सर्कल आपका जो बन रहा है वो कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक, इसको भी समझो कि यहाँ 90 डिग्री अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन कर देता हूँ सेंटर से, यहाँ हमने ज्वाइन कर दिया तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और राइट एंगल ट्राइंगल है और एक क्वाड्रिलेटर भी लिखा हुआ, अपोजिट एंगल का सम कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, मतलब इन चारों पॉइंट से पास करता हुआ एक सर्कल ऐसे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये सर्कल ऐसे एग्जिस्ट किया इन चारों पॉइंट से पास करता हुआ, क्योंकि एक कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बना हुआ है। ठीक, और इस वाले कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में आप देखो तो ये 90 डिग्री है, एक ट्राइंगल है, तो मतलब ये क्या हुआ, 90 डिग्री के सामने वाला एक हाइपोटेनस बना। ठीक है, और एक सर्कल में अगर राइट एंगल बन रहा है तो ये लाइन कैसा बनेगा, एक डायमीटर बनेगा। ठीक है, ये लाइन तो क्या हो गया, डायमीटर हो गया, इस सर्कल का ये डायमीटर हो गया। ठीक, और हमें मालूम है कि डायमीटर का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, इस सर्कल का सेंटर होगा। ठीक, और ये जो है डायमीटर, ठीक, इस डायमीटर का अगर मुझे मिड पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट लिखने होंगे तो कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, -g/2, -f/2। ठीक, तो हमसे पूछा हुआ है इस सर्कम सर्कल का सेंटर, सर्कम सेंटर क्या होगा, इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो इस ट्राइंगल का सर्कम सेंटर होगा। क्लियर, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रखा है, इन रेडियस ऑफ ए ट्राइंगल निकालना है जिसकी साइड लेंथ कितना है, 26, 28 और 30 दे रखा है। ठीक है, इन रेडियस, तो बहुत ही आसान सी बात है, हमें मालूम होता है एक ट्राइंगल है उसकी अगर तीनों साइड्स मालूम है तो इन रेडियस का एक फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन स्मॉल एस। स्मॉल एस तो क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर, और डेल्टा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। साइड लेंथ क्या है, एक तो 26, एक 28 और एक साइड लेंथ कितना देगा, 30 दे रखा है, तो सेमी पेरीमीटर आप निकालोगे तो ये जो हो जाएगा 26, 28 और 30 अपॉन में कितना आ जाएगा,
2 यहाँ पर आ गया। 26 और 28 को जब आप ऐड कराओगे तो 40 और प्लस 54 तो यहाँ से आ गया। 54 प्लस 30 आप अगर ऐड कराओगे तो कितना हो जाएगा, 84 अपॉन में 2 यहाँ से आ गया। इसको सिंप्लीफाई कराएंगे तो 42 आ गया, और सेम पेरीमीटर तो कितना आ गया, 42 आ गया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जब आप डेल्टा लिखोगे तो वो कितना आता है, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये आ जाएगा। ठीक है, सेम पेरीमीटर है ना, तो कितना आ गया, 42 यहाँ आ गया। अब इसको मुझे लिखना है 42 माइनस 26 लिखना है। ठीक, तो 1 बाई 1 मैं ऐसे लिख देता हूँ, 42 माइनस 26, 42 माइनस 28 और 42 माइनस 30। ठीक है, ऐसे हमें लिखना है। ठीक, तो यहाँ तो आ गया, दिस इज 42। अब आप 42 माइनस 26 करते हैं, कितना जाएगा, ये आ जाएगा 16। ठीक है, अब 42 माइनस 28 आप करोगे, कितना आएगा, ये हो जाएगा 14। ठीक, 42 माइनस 30 आपने किया तो ये कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब मुझे करना क्या है, डेल्टा फाइंड आउट करना है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख देता हूँ कि 42 हमें स्क्वायर रूट निकालना रहेगा, 42 इंटू 16 इंटू 14 इंटू 12। तो जब इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 336 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है ना, अब मुझे आर लिखना रहेगा, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 336 अपॉन में कितना हो जाएगा, 42 आ जाएगा। ठीक है, और इसको जब आप 42 से डिवाइड कराओगे तो ये कैलकुलेट होके आएगा, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो फाइनली कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इन रेडियस कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? एक आसान सा प्रॉब्लम है, बस आपको कैलकुलेशंस करनी है ना, नथिंग एल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दे रखा है, द सम ऑफ दिस सीरीज रिटन इन द फॉर्म, रिटन इन द रेशनल फॉर्म टी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। को प्राइम का नंबर, को प्राइम का मीनिंग क्या होगा, इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है। देन द वैल्यू ऑफ क्यू माइनस क्यू अपॉन 10 एच, और ये वाला जो सिंबल है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब करना क्या है, मुझे इस सीरीज का सम निकालना है। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट, इस सीरीज का सम निकालने का तो आपको बस तरीका मालूम भी रहता है, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम तो हम आसानी से सॉल्व करते रहते हैं ना, क्लास में ही सॉल्व करते हैं। एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू लिखा हुआ है, इन दोनों का एन टर्म हमने ये लिख लिया। एन टर्म लिखने के बाद करते क्या, हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, सच दैट कि जब आप दो कॉन्जुगेटिव डिफरेंस में ब्रेक करोगे, जब आप वर्टिकली ऐड करोगे तो क्या होना चाहिए, सारी टर्म्स कट जानी चाहिए। ठीक, पहला और आखिरी टर्म बचना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। पहला काम तो मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इस 2 को मैंने लिख दिया n प्लस 2 माइनस एन लिखा। 2 से मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड भी कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब ये क्या बन गया, 1/2 तो मैंने यहाँ लिखा। अब n प्लस 2 यहाँ लिखा हुआ, सेपरेट सेपरेट करते हैं तो यहाँ तो बन जाएगा n इंटू एन प्लस वन, और जब यहाँ सेपरेट कराएंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा n प्लस वन इंटू में कितना आ जाएगा, n प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो टी एन इजिकल टू तो इतना आ गया। अब क्या है, जो हमारे पास है सक्सेसिव फॉर्मेट में आ गया ना। अब मैं एन इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, 1/2 तो यहाँ लिखा हुआ है, 1 जब पुट कराओगे तो 1.2 यहाँ बनेगा, माइनस यहाँ क्या बनेगा, 2.3। अब आपने एन इक्वल टू 2 पुट कराया तो 1/2 तो यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ बनेगा 2.3 और यहाँ बनेगा 3.4। ठीक, एन इक्वल टू जब 3 पुट कराओगे तो 1/2 तो यहाँ आया, ये बनेगा 3.4 और यहाँ बनेगा 4.5। ठीक है, जिस तरह चलते जाओगे तो हमें क्या T9 निकालते हैं, तो 1/2 तो हमने यहाँ लिखा, ये बनेगा 1/9.10 माइनस ये बनेगा 10.11। ठीक है, तो n प्लस 1 ना, ऐसे कुछ है। अब इन सभी टर्म्स को जब मैं वर्टिकली ऐड करूंगा तो 1/2 तो बाहर कॉमन हो जाएगा। अच्छा देखो, इस वाली टर्म से तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, इस वाली टर्म से ये कैंसिल हो जाएगा, डॉट डॉट इस वाली टर्म से फिर क्या होगा, ये वाला टर्म भी कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जब आप सम ऑफ 9 टर्म्स निकालोगे तो S9 है ना, जो फाइनली हमारे पास क्या जाएगा, सीरीज का सम आ गया। तो 1/2 तो बाहर कॉमन है ही, इसको बाहर ही निकाल दिया हमने। ये कितना लिखा हुआ, 1/2 यहाँ लिखा हुआ है, और माइनस में कितना आ गया, 1/2
10 इंटू 11 आ गया, मतलब ये कितना लिखा हुआ है 110 यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरह का टर्म आ गया ना। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1/2 तो हमने यहाँ लिखा। अच्छा, इसका एलसीएम लेते हैं, तो मैंने क्या कि 55 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ऊपर तो कितना आ जाएगा 55 माइनस 1, तो ऊपर तो आ जाएगा 54 अपॉन में कितना आ जाएगा 110 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको जब कैंसिल कराओगे तो 2 टाइम्स 7 यहाँ पर आ जाएगा 27 अपॉन कुछ इस तरह से आ गया 27 अपॉन में कितना आ जाएगा 110 आ गया। अच्छा, अब ये देख लो कि ये कहीं 3 से डिविजिबल तो नहीं है ना, तो अभी से 3 से डिविजिबल ये नहीं लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो 27, तो p अपॉन क्यू का फॉर्म देखें तो इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है, तो हमारे पास क्या आ गया सीरीज का सम ये आ गया 27 अपॉन 110 आ गया, p अपॉन क्यू आ गया। ठीक, तो हमारे पास अब q माइनस पी निकालते हैं, तो q माइनस पी जब आप निकालोगे मतलब हमने क्या किया 110 माइनस हम करते हैं 27, तो जब इसको जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 83 यहाँ पर आ जाएगा, और 83 को ये 83 आ गया, 83 को जब आप 10 से डिवाइड कराओगे तो ये बनेगा 8.3, और 8.3 की ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो रेशियो क्या इसका आंसर रहेगा 8 इसका आंसर रहेगा। क्लियर, आई होप आपको भी प्रॉब्लम क्लियर है ना। अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, अब 23 प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, इन ए ट्राइंगल एबीसी इफ एंगल ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है एंगल बी, और एंगल ए कितना दे रखा है हाफ ऑफ साइन वर्स √6 प्लस 1 अपॉन 2√3 प्लस साइन वर्स 1 अपॉन √3 यहाँ दे रखा है, और द साइड एंड द लेंथ ऑफ द साइड अपोजिट एंगल सी इज स्मॉल सी बराबर इतना दे रखा है, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इस ट्राइंगल का मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। क्लियर स्टूडेंट, अब इसका एरिया आप कैसे निकालोगे, तो देखो पहले तो हम ट्राइंगल के बारे में समझ लेते हैं किस तरह का ट्राइंगल है। अगर मान लो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, या फिर आइसोलेस ट्राइंगल है, या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, या फिर कोई और भी ट्राइंगल है, तो ये समझते हैं दो एंगल अगर इक्वल दे रखे हैं तो हमारे पास ट्राइंगल कैसे हो जाएगा आइसोलेस ट्राइंगल, तो यहीं से हो गया। ठीक, अब मैं एक काम करता हूँ इस एंगल को निकाल लेते हैं, एंगल ए एंगल बी को निकाल लेते हैं बाई सॉल्विंग दिस। अब इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, क्या दे रखा है हमारे पास हाफ क्या दे रखा है एंगल ए, हाफ ऑफ साइन इनवर्स दे रखा है ये है √6 प्लस 1 अपॉन में कितना है 2√3 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन √3। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखो इसको जब आपको सॉल्व करना है तो आप एक पहले तो एक काम आप ये कर सकते हो, या तो उसको साइन इनवर्स में डील करो, ठीक, या फिर इसे आप चाहो तो 10 में कन्वर्ट कर सकते हो, 10 में कन्वर्ट करने से क्या प्रॉब्लम थोड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो 10 में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन लगा देते हैं, तो हाफ तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये, जब 10 में आप कन्वर्ट कराओगे तो कैसे लिखा हुआ है परपेंडिकुलर हमारे पास कितना आ रहा है √6 प्लस 1 आ रहा है, हाइपोटेनस कितना आ रहा है 2√3 आ रहा है। ठीक है, तो 10 में जब कन्वर्ट कराओगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 इनवर्स। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो कितना आ गया √6 प्लस 1 अपॉन में क्या लिखोगे बेस, और बेस लेंथ कितना आ जाएगा 2√3 का स्क्वायर कितना हो गया 4 × 3, तो 12 यहाँ से आ गया, माइनस ऑफ इसका स्क्वायर आप करोगे √6 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया, इसको भी मैं 10 में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो 1 यहाँ पर लिखा हुआ √3 यहाँ लिखा हुआ है हाइपोटेनस से, पाइथागोरस से हमने इसको लिख दिया 3 - 1, तो ये कितना आ गया √2 यहाँ पर आ गया। तो 10 इनवर्स में जब कन्वर्ट कराएंगे तो 10 इनवर्स कितना आ जाएगा 1 अपॉन √2 यहाँ पर आ गया। ठीक, नाउ आगे समझते हैं, तो 1/2 तो यहाँ लिखा हुआ है 10 इनवर्स √6 प्लस 1। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ ना, तो अंडर रूट में यहाँ लिखा हुआ है ये 12 यहाँ पर है, माइनस √6 प्लस 1 कराएंगे तो कितना हो जाएगा 7, 6 यहाँ से आएगा प्लस 1 यहाँ से आएगा 7 आ जाएगा, -7 यहाँ से आया, और माइनस ऑफ 2√6 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 12 - 6 7 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, और 5 - 2√6 आ गया, और 5 को आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं 2 + 3 लिख सकते हैं, और इसको मैं लिख सकता हूँ √3 का होल स्क्वायर, और इसको √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब फाइनली एक्चुअली लिखा गया √3 - √2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, और इसका जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा √3 - √2 यहाँ पर आ जाएगा, √3 - √2 ये आ गया। ठीक, ऐसा कुछ आ गया, और प्लस में ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है 10 इनवर्स ऑफ 1/√2 यहाँ पर लिखा है। क्लियर स्टूडेंट, नाउ यहाँ तक का तो पॉइंट क्लियर है हमें। अब एक काम ये कर सकते हो, आप चाहो तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का आप डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला लगा दो, या फिर चाहे तो उसको और भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। कैसे,
कि अगर देखो tan इनवर्स का जब फॉर्मूला आप लगाते हो तो नीचे कितना आता है, 1 प्लस एक्स वाई आता है। यहाँ पे क्या है, ऊपर में आ रहा है ये वाला पार्ट है ना, 1 प्लस ऐसा कुछ आ रहा है फॉर्मेट, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है। तो मैं एक काम ये करता हूँ, पहले तो इसको मैंने लिखा 1/2, इसको मैं लिख देता हूँ पाई/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिखोगे, तो कॉट इनवर्स एक्स जब आप लिखोगे कॉट इनवर्स ऑफ दिस लिखोगे, और कॉट इनवर्स को जब टेन में कन्वर्ट कराओगे तब इसे क्या लिख सकते हो, टेन इनवर्स ऑफ, जब इसको पलट दोगे आप तो इसको मैं लिख सकता हूँ √3 माइनस √2, अब कौन में कितना जाएगा, 1 प्लस रूट एक्स को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √2, ये आ गया। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, टेन इनवर्स ऑफ 1/√2 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, इसको इतना लिखा जा सकता है, मतलब हमने क्या किया, पाई/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिखा, और कॉट इनवर्स को मैंने इन टर्म्स ऑफ टेन कन्वर्ट कर दिया, यहाँ तक आ जाएगा ना। आगे समझो, 1/2 तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पाई/2 यहाँ पर है, माइनस इस वाले पोर्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स ऑफ √3 माइनस कितना आ जाएगा, ये टेन इनवर्स ऑफ √2 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस में कितना लिखा हुआ है, टेन इनवर्स ऑफ 1/√2 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो माइनस टेन इनवर्स √2, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का टेन इनवर्स √2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो 1/2 तो मैंने इतना लिख दिया, पाई/2 यहाँ पर आ गया, माइनस ऑफ ये बन जाएगा टेन इनवर्स ऑफ √3 को मैं लिख दूंगा 60 डिग्री, मतलब पाई/3 यहाँ पर आ गया, ये कितना बन जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ √2 यहाँ बन जाएगा। ठीक है, प्लस का हो जाएगा, इसको अगर मुझे कॉट में कन्वर्ट करना रहेगा तो उसको मैं लिख सकता हूँ कॉट इनवर्स ऑफ √2 यहाँ लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कितना आ जाएगा, अगेन पाई/2 आ जाएगा, पाई/2 कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, तो पाई माइनस ऑफ ये कितना लिखा हुआ, पाई/3 यहाँ लिखा हुआ है, पाई माइनस ऑफ पाई/3 कितना हो जाएगा, 2 पाई/3 यहाँ से आ गया, और आगे एक 1/2 भी लिखा हुआ है, जब सिंप्लीफाई कराओगे तो फाइनली कितना आ जाएगा, पाई/3 आ गया। मतलब एंगल ए की हम बात करें तो एंगल ए कितना आ रहा है, पाई/3 आ गया। ठीक है, अगर एंगल ए अगर पाई/3 है इसमें, तो एंगल बी भी कितना होगा, पाई/3 होगा। अब दो एंगल पाई/60 आ गए, तो तीसरा एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, मतलब पाई/3, एंगल बी भी पाई/3 है, एंगल सी भी पाई/3 आ गया। तो मतलब ये ट्राइंगल है वो कैसा लिखा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल लिखा हुआ है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का एरिया कितना आता है, और हमें क्या पूछा है, साइड लाइन सी देकर एरिया का ट्राइंगल एबीसी, तो इस ट्राइंगल का मुझे एरिया निकालना है, तो इसका जो एरिया रहेगा वो कितना जाएगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक, तो मैं इसे यही सॉल्व कर देता हूँ, ये हो जाएगा √3/4 साइड स्क्वायर कितना ना, ये आ रहा है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 आ जाएगा, और 3/1/4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 9 टाइम्स √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 इंटू 9 कराएंगे कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, तो क्या आंसर आ गया, 27 इसका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, नाउ आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दे रखा है, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0 मुझे निकालना है, साइन इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स क्यूब, इसका जो लिमिट है कितना, एल के इक्वल दे रखा है। ठीक, तो हमसे पूछा 4l+1 किसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो एक आसान सा प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करोगे, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स को मैं एक काम करता हूँ इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स कन्वर्ट कर देते हैं, तो tan इनवर्स आप लिखोगे तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो कितना आ गया, एक्स ही आ गया है ना। आप चाहो तो डायग्राम बना सकते हो, x1 यहाँ से जाएगा और ये 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ गया, और ये हो जाएगा √1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ एक्स, यहाँ पीछे माइनस साइन दे रखा है, अपॉन में कितना लिखा हुआ है, एक्स क्यूब। ठीक है, आगे सिंप्लीफाई कराओगे, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स ऑफ, आगे समझो, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, x माइनस वाई का फॉर्मूला लगा सकते हैं, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई कितना जाएगा, x माइनस वाई अपॉन में कितना आएगा, 1 प्लस एक्स इंटू वाई, एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये आ गया, अपॉन में कितना लिखा हुआ है, एक्स क्यू लिखा हुआ है। ठीक ना, उसको आगे और सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0 tan इनवर्स ऑफ, जब आप एलसीएम लोगे तो एक्स को तो बाहर कॉमन ले लेता हूँ मैं, एक्स तो यहाँ आ गया, और यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये टर्म आ गया, अपॉन में जब आप लिखोगे तो यहाँ से आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर बनेगा प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक का पोर्शन तो आ गया। अपॉन में कितना है, एक्स क्यूब है,
और जो यहाँ से आ रहा था ना अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा इस पॉइंट को समझो, एक्स टेंस टू जीरो पर जब जीरो जीरो पुट कराओगे तो इस वाले पार्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तो 1 आ जाएगा ना। यहाँ पर जीरो आ रहा है और यहाँ जीरो आ रहा है, मतलब अभी भी फॉर्मूला को और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना। तो फिर मैंने क्या किया, आगे अगर जब इसको सिंप्लीफाई कराऊंगा लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो, तो यहाँ लिखा tan इनवर्स, इसको मैं रेशनलाइज कर देता हूँ अंदर वाले पार्ट को। अंदर वाले पार्ट को जब आप रेशनलाइज कराओगे यहाँ तो 1 माइनस माइनस का कैंसिल हो जाएगा 1, तो ऊपर तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर आगे, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। एक तो ये टर्म आ गया, और साथ में एक ये टर्म ऑलरेडी लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये टर्म लिखा हुआ है। और अपॉन में ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यू यहाँ पर लिखा हुआ है ये। अब स्टूडेंट इसको समझ लो ध्यान से कि जब आप एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो देखो ऊपर वाला पोर्शन में जीरो को अप्रोच कर रहा है, यहाँ पर भी जीरो ही आ रहा है ना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको परफेक्ट फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं और थोड़ा साफ साफ भी लिख देता हूँ। लिमिट ऑफ एक्स टेंस जीरो मैंने यहाँ लिखा tan इनवर्स ऑफ, यहाँ टर्म क्या है, एक तो एक्स क्यू का टर्म आ गया, अपॉन में आ रहा है एक 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पर आ रहा है, इनटू में आ रहा है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये टर्म मैंने यहाँ लिखा। अब क्या किया, फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे मालूम है tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या आता है, एक फॉर्मूला होता है लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो tan इनवर्स एक्स अपॉन में एक्स, इसका जो लिमिटिंग वैल्यू कितना आता है 1 आता है। तो हमने एक सेम क्वांटिटी से नीचे डिवाइड करा है, सेम क्वांटिटी से, ठीक है। और जब डिवाइड करा है तो बैलेंस, मतलब बैलेंस करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो एक्स क्यू यहाँ हो गया 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, और साथ में कितना आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ गया, ठीक है। सेम क्वांटिटी ऊपर नीचे आ गया, अपॉन में यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यू लिखा हुआ है, ठीक। अब समझो जब x अगर जीरो को अप्रोच कर रहा है तो ये क्वांटिटी जीरो को अप्रोच कर रहा है, सेम क्वांटिटी नीचे भी लिखा हुआ जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो ओवरऑल जो है वो कहाँ अप्रोच करेगा, ये तो 1 को अप्रोच कर जाएगा, ठीक। एक्स क्यू से एक्स क्यू कट गया, एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है तो यहाँ से तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 1, तो 1/2 आ गया। यहाँ जीरो को अप्रोच कर रहा है, जीरो को यहाँ से 1 आ गया, मतलब फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ गया। तो इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है कितना आ रहा है 1/2 आया, ठीक। तो एल का वैल्यू तो कितना हो जाएगा 1/2 हो गया। अब एल का वैल्यू अगर 1/2 है तो यहाँ जब पुट कराओगे तो 1/2, तो ये 2 टाइम्स प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्या ऑप्शन रहेगा, आंसर इज 3। अगला प्रॉब्लम क्या दे रखा है, ए फार्मर F1, एक फार्मर है F1 हैज ए लैंड इन द शेप ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टेक्स 0 0 1,1 एंड 2,0, ठीक है। तो बना लेते हैं अपना डायग्राम कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिया हमने, ठीक है। एक पॉइंट ले लिया हमने 0 0 पॉइंट ले लिया, ये P पॉइंट है, एक पॉइंट हमने Q पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट क्या है 1,1 पॉइंट है, और एक पॉइंट R दे रखा है, कौन सा है 2,0, ये वाला पॉइंट R दे रखा है, ठीक है। और ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ से बना और एक यहाँ से बना, ठीक है, ये ट्राइंगल हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है, फिर से पढ़ लेते हैं, ए फार्मर F1 हैज ए लैंड इन द शेप ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टिसेस, इतना इतना आ गया ना। आगे लिखा है फ्रॉम दिस लैंड ए नेबर फार्मर F2 टेक अवे द रीजन विच लाइज बिटवीन द साइड PQ, तो विच लाइज साइड द PQ एंड ए कर्व ऑफ द फॉर्म x पावर n, और n कैसा है 1 से बड़ा है, मतलब x पावर n का जब आप डायग्राम बनाओगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, ऐसे डायग्राम बनेगा। अच्छा x पावर n है, x को जब 1 पुट कराओगे तो y की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब ये डायग्राम कुछ यहाँ से पास करेगा। A farmer have to take away the region which lie between the side PQ and the curve of the form x power n if the area of the region take away by the farmer F2 is exactly 30% of the area of the triangle PQR, ठीक है। तो F2 के द्वारा जो भी एरिया लिया गया वो इस ओरिजिनल ट्राइंगल का जो एरिया है उसका कैसा है 30% है, देन द वैल्यू ऑफ n इज, ठीक है। तो हमसे n का वैल्यू पूछा हुआ है, तो रिएक्शन जो इस लाइन का जब आप इक्वेशन लिखोगे 2 पॉइंट से बात करते हो, लाइन का इक्वेशन कितना आ जाएगा y इक्वल टू एक्स आ जाएगा, ये तो 1,1 है 0,0 है। इस कर्व का इक्वेशन कितना है y इक्वल टू एक्स पावर n है, ठीक है। इस ट्राइंगल का अगर आपको एरिया लिखना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप जब लिखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा हाफ
बेस लेंथ तो 2 आ गया और हाइट कितना आ रहा है 1 आ रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, बाउंडेड एरिया आपको लिखना है, तो बाउंडेड एरिया आप कैसे लिखोगे, 0 से लेकर के 1 तक अपर कर्व से लोअर कर्व से जो बाउंडेड एरिया है, अपर कर्व में से क्या करोगे लोअर कर्व को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो बाउंडेड एरिया आपको लिखना है। अपर कर्व तो x है, लोअर कर्व है x पावर n dx, तो ये आ गया। इसका जो वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है, ओरिजिनल का जो एरिया है, ओरिजिनल एरिया 1 है, उसका 30% है, तो 30/100 ऐसे कुछ आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से तो आ जाएगा x² बाई 2, यहाँ से आ गया x पावर n+1 अपॉन में कितना आ जाएगा n+1। ठीक है, 0 to 1 हमने यहाँ से लिखा और ये आ जाएगा 3/10 आ गया ना। उसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 तो यहाँ से आ गया, -1/n+1, 0 पुट कराएंगे तो फाइनली 0 हो जाएगा, और दैट इज कितना लिखा 3/10 लिखा हुआ है। तो ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2 तो यहाँ से आ गया, -3/10 दैट इक्वल टू कितना आ गया 1/n+1 आ गया। ठीक है, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 - 3 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2/10 इज इक्वल टू कितना आ गया 1/n+1 आ गया। 2 से कैंसिल हो जाएगा 1/5, तो ये आ जाएगा 1/5 के इक्वल आ गया। तो n+1 का वैल्यू तो कितना आ गया, n+1 का वैल्यू 5 आ गया, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो क्या आंसर आएगा 4। क्लियर स्टूडेंट? ओके, थैंक यू।